हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने यहाँ तक कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और हमने जावास्क्रिप्ट का एकदम फंडामेंटल सीख लिया है। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी कभी फ्यूचर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने सारी फंडामेंटल चीज़ें एकदम अच्छे से कवर कर ली हैं, तो दूसरी लैंग्वेजेस आप बहुत ही आराम से सीख पाएंगे। लेकिन आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही सब कुछ कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो अभी तक हमने केवल कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखा है चीज़ों को। कोई भी कंसोल लॉक करवाते हैं, हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम इंटरैक्टिव काम कर सकते हैं, अपने ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉम इसका नाम है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। वैसे तो अगर इसको तुम ढूंढने जाओगे तो MDN पे नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन W3 स्कूल्स पे तुम्हें मिल जाएगा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और इसकी डेफिनेशन। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये MDN का रिजल्ट नहीं, W3 का रिजल्ट आएगा, और MDN अगर लिखते भी हो तो MDN का रिजल्ट नहीं आएगा। ये फॉर्मल नेम नहीं है बॉम, ये एक्चुअल में लोगों के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, तो इसको एक नाम दे दिया इन लोगों ने, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसको चलो हम समझते हैं, अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है और इसका यूज करके हम कैसे अपने ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम हमने देखा है विंडो, हमने कई बार 2-3 बार हमने देखा है विंडो, लेकिन इसको हमने डीप में एक्सप्लोर नहीं किया था। तो यही होता है हमारा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या होता है, एक ब्राउजर जो होता है वो हमें एक विंडो ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं। उस फीचर्स को हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। अब वैसे देखने जाएं तो यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 100-150 चीजें होंगी, तो 100-150 चीजें तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये 10-5 चीजें जितनी भी हैं जो कि जरूरी चीजें हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो सारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो देखते हैं एक करके, लेकिन उसको समझने से पहले हम देखते हैं ये है क्या। मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल नाम तो है इसका, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट मॉडल इसका नाम है, तो ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, ये करली ब्रैकेट के अंदर होता है। ये देखो यहाँ से करली ब्रैकेट है, स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर्स हैं। तो हमने इतना पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो वैसे ही ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने नहीं क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर वालों ने क्रिएट किया है। जब ब्राउजर डेवलप करते हैं कंपनी, जैसे कि गूगल ने डेवलप किया है क्रोम, फायरफॉक्स को डेवलप किया है मोजिला वालों ने, और सफारी को डेवलप किया है एप्पल वालों ने, तो जब भी वो ब्राउजर को डेवलप करते हैं तो इस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, विंडो नाम से, और इसके अंदर कुछ चीजें रखते हैं जिससे हम अपने ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट कर सकें। कैसे, अभी देखो, अगर हम विंडो डॉट लोकेशन अगर लिखें, विंडो डॉट लोकेशन, तो ये हमने यहाँ पर ये पहला जो लिखा है जो भी नाम, वो लोकेशन ही लिखा है। तो चलो देखते हैं ये लोकेशन क्या होता है। तो लोकेशन बेसिकली URL को रिप्रेजेंट करता है हमारे। तो यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं विंडो डॉट लोकेशन लिख के, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये विंडो डॉट लोकेशन चाहे तो ना लिखें, मतलब हम केवल चाहे तो लोकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि विंडो के अंदर जितनी भी फंक्शंस, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये मतलब हमारे ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा मतलब सिस्टम बनाया गया है कि विंडो के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना विंडो डॉट लिखे। तो हम सीधा अगर लोकेशन लिखते हैं तो भी एग्जैक्ट वही सेम चीज आएगा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ये होस्ट है। अब ये होस्ट क्या होता है, ये होस्ट एक्चुअल में ये हमारा मतलब URL का एक पार्ट है। अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पे दूसरा होस्ट रहेगा, या फिर यहाँ पे होस्ट नेम है, फिर href है। href का मतलब होता है पूरा URL। अब हम अगर दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लो हम यहाँ पे सर्च करते हैं MDN, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MDN गूगल पे, और फिर ये MDN का रिजल्ट आ गया, और इसका मैं कंसोल खोल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन लिखेंगे, फिर से वैसा ही ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो भी होस्ट है और होस्ट नेम है, href है, सबकी वैल्यू चेंज है, क्योंकि यहाँ पर href का मतलब है ये पूरा लिंक जो हमारा है। तो URL के अंदर जो भी लिंक है
वो यहाँ पर ऐसा अभी कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर होस्ट नेम देखो ये है अलग, developer.mozilla.org, और फिर ये होस्ट भी सेम है। अब इसके अंदर तुम्हें मेनली HREF को तुम्हें ध्यान देना है, HREF और पाथ नेम को ध्यान दे सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग HREF के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद ये रीलोड मेथड है, तो चलो पहले रीलोड मेथड को कॉल करके देखते हैं क्या होगा। तो देखो लोकेशन डॉट रीलोड अगर करते हैं तो ये देखो जैसे मैं रीलोड करूंगा देखना तुम, हमारा पूरा पेज रीलोड होगा। एक बार ये मैंने एंटर किया है तो वो जो सजेशन था वो लिख गया है वहां पे। अभी मैं फिर से एंटर करूंगा तब ये रन होगी लाइन, अभी रन नहीं हुई है। तो ये देखो मेरा पेज रीलोड हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने इस बटन को क्लिक करके रीलोड करना सीखा है या फिर कंट्रोल-R करके रीलोड करना सीखा है, यही हमें पता है। लेकिन हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीलोड करवा सकते हैं। ये देखो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीलोड करवा रहे हैं। यहाँ पर हम कंसोल में इसको प्रिंट मतलब लिख के एंटर दबा रहे हैं और ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है। अगर हम चाहें तो ये जो हमारा खुद का पेज है इसको भी रीलोड करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर लिख दें, अब ये तुरंत हो जाएगा जैसे हमारा पेज रीलोड होगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट बार रीलोड हो गया। देखो कैसे हो रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे ही हमारा पेज एक्चुअल में रीलोड होगा, मैं एक बार यहाँ से हटाता हूँ, एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, देखो रुक गया। जैसे हमारा पेज रीलोड होगा हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होगी, और जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होगी वो बोलेगा विंडो डॉट रीलोड, और विंडो डॉट रीलोड जैसे ही होगा वो फिर से रीलोड कर देगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब जैसे ही विंडो डॉट रीलोड रन होगा एक बार फिर से पूरा मेरा पेज ही रीलोड हो जाएगा ना, और जैसे ही पेज रीलोड होगा फिर से जावास्क्रिप्ट फाइल रन होगी, फिर से रीलोड हो जाएगा। तो वही इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे ये देखो चल रहा है हमारा। अभी रीलोड होता ही रहेगा, विंडो डॉट रीलोड लगा दिए तो ये होता ही रहेगा। तो हमें पूरे टाइम नहीं रीलोड करवाना है, मान लो हमें कुछ सेकंड के बाद रीलोड करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेट टाइम आउट, और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लोकेशन डॉट रीलोड, और कुछ सेकंड में यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि बस एक ही बार रीलोड होगा 2 सेकंड के बाद, लेकिन ये भी फिर से वही हो जाएगा, बार बार ये रीलोड होगा 2 सेकंड के बाद। देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, तो हर 2 सेकंड पे ये रीलोड हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही हमारा पेज पूरा रीलोड होता है ये हमारा कोड रन होता है, ये इतना पूरा कोड रन होता है, तो वो फिर से एक बार दोबारा से सेट टाइम आउट सेट हो जाता है। तो इसीलिए हम इस तरह से रीलोड नहीं करवाते हैं। रीलोड हम किसी पर्टिकुलर इवेंट पे करवाएंगे, हम इवेंट भी सीखेंगे एक पर्टिकुलर इवेंट पे कैसे रीलोड करवा सकते हैं। लेकिन हमने देख लिया कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कुछ लिखते हैं तो ये बटन क्लिक करने का काम वो कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ब्राउजर वालों ने हमें ऐसी एक फंक्शनैलिटी दे दी है, बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा लिखा है कि जैसे ही उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा हमारा पेज रीलोड हो जाएगा। तो ये हो गया एक फीचर। अब दूसरा फीचर क्या है, इस लोकेशन के अंदर वाला हमने देख लिया रीलोड। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यह है HREF। अगर इसको हम कॉल करते हैं, अगर इसको कॉल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो देखो लोकेशन डॉट HREF अभी हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मतलब जो भी हमारा लोकेशन था, यानी कि लोकेशन बोल रहा हूँ, जो भी हमारा URL था वो आ गया यहाँ पे प्रिंट होके। इसको हम चाहें तो सेट कर सकते हैं इक्वल टू लगा के। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ABCDEFGH कुछ भी लगा के एंटर कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखना क्या होगा, ये मेरा पूरा पेज जो है, ये मेरा पूरा जो टैब है, देखना अभी उसमें क्या होगा, URL चेंज हो जाएगा इसका, और ये चला गया है एक दूसरे URL पे। मतलब हमने यहाँ पर इसको दे दिया है जितना भी लोकेशन था स्लैश फिर स्लैश समथिंग पे चले जाओ। अब इस स्लैश समथिंग तो है नहीं यहाँ पे, हमारे पेज पे तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर index.html लिख दें इज इक्वल टू index.html, तो इस नाम से फाइल है हमारे पेज में ऑलरेडी, हमारे पूरे सर्वर के अंदर इस नाम से फाइल है, और ये फाइल हमारी खुल जाएगी। अभी देखो एंटर करेंगे तो खुल तो जाएगी, लेकिन हमें आउटपुट में यही सेम चीज दिखेगा, क्योंकि ये जो रूट URL है, रूट यानी कि बिना index.html लिखे भी ये index.html फाइल ही सर्व हो रही है। अब इसको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हम index.html नाम क्यों ही रखते हैं,
अपनी फाइल का, तो उसको चाहो तुम देख सकते हो। एकदम स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी, सेकंड थर्ड वीडियो होगी जो कि मैंने अपलोड की थी, एकदम चैनल की फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी। वहां पर मैंने बताया था index.html क्यों रखते हैं फाइल का नेम, इसीलिए रखते हैं ताकि हमें index.html यहाँ पे ना लिखना पड़े। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये देखो index.html पे चली गई है। तो इस तरह से हम अपने यूआरएल को चेंज कर रहे हैं। हम नॉर्मली अपने हाथ से यहाँ पे लिख के चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट को रन करके चेंज कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर, अभी मैं अगर लिख देता हूँ script.js, अब इस नाम से भी फाइल है, तो अगर हम इसको एंटर करेंगे तो देखो क्या हुआ, script.js फाइल हमारी खुल गई। अब आश्चर्य की बात यह है कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, मैं console log लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं एक बार बैक जाता हूँ और एक बार पेज को रिलोड कर देता हूँ बेसिकली, तो ये console log वहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर मैं विंडो डॉट लोकेशन या location.href विंडो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर विंडो लगा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो हमारी वही जावास्क्रिप्ट की फाइल खुल गई है। अगर और भी कोई कोड होता तो खुल जाता। तो हम यहाँ से अपने यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो अभी जब हम केवल इतनी ही चीजें दे रहे हैं, केवल थोड़ा सा नाम बता रहे हैं, तो जिस भी लोकेशन पे है उसके बाद फिर स्लैश करके आगे वहां पे चला जाता है, उसी डोमेन पे रहता है। मतलब अभी जिस भी सर्वर पे हम मतलब अभी जिस भी सर्वर पर हम हैं उसी सर्वर पर है, और स्लैश करके उस पर्टिकुलर जिस भी चीज को हमने स्ट्रिंग में दिया है उस चीज को दे देता है। लेकिन अगर हम https करके कुछ दे दें, यहाँ पर अगर हम https करके दे दें, इसी लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं और पूरा का पूरा https से स्टार्ट करके पूरा का पूरा अगर ऐसे देते हैं, तो पूरा का पूरा लोकेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हम दूसरी वेबसाइट पे ही पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये मैंने एंटर किया वहां पे और हम आ गए मोजिला फायरफॉक्स की वेबसाइट पे। तो इस टैब के अंदर हम एक टैब से, मतलब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। अभी देखो, मैं इस कोड को अगर मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूं, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अगर मैं लिख दूं इसको, तो आप बताओ क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो हमारा पेज कभी खुलेगा ही नहीं। मतलब जैसे ही हमारा पेज खुलेगा वो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम अब उसका लिंक भी, एक मिनट, यहाँ पे बैक का ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसने सीधा इस मतलब रिप्लेस कर दिया यूआरएल को। तो एक बार मैं इसको फिर से एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा का पूरा, और फिर से मुझे ओपन करने के लिए इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने ओपन कर लिया है और ये फिर से मेरा व्हाइट हो गया सब कुछ। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, यानी कि डार्क। तो ये डार्क मोड मैंने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर हम तुरंत रिडायरेक्ट हो गए थे, तो इसको अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए ऐसे, ताकि हम रिडायरेक्ट वो करें तो हम दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करके आ जाएं। तो ये देखो, हमने जैसे ही इस कोड को लिखा तो इस कोड ने क्या किया, हमारे ब्राउजर को बोला कि तुम इस यूआरएल पे चले जाओ। तुम्हारा ब्राउजर उस यूआरएल पे चला गया है। तो अब देखो, अभी तक हमने जो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा था उसका यूज करके हम कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे थे। हम नंबर्स प्रिंट करवा रहे थे, स्ट्रिंग्स प्रिंट करवा थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ काम करवा रहे हैं जो कि ब्राउजर हमारा कर रहा है, हमारी जगह पे ब्राउजर कर रहा है। हम इस यूआरएल को बता रहे हैं कि इस यूआरएल पर तुम चले जाओ, और वो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिक इस जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ के उस यूआरएल पर जा रहा है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल फीचर, एक्चुअल यूज। तो अभी हमने शुरुआत किया है, अभी एक एक करके बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही चीज सीखना है अभी हमें। तो अभी यहाँ पर मैं इसको फिर से वो जो यूआरएल है इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये लगा है ना, तो ये बार बार इसको वो कर दे रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर मैं अपना ये यूआरएल पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो फिर से मैं अपने पेज पे आ गया हूँ। टाइप करते हैं लोकेशन फिर से। तो लोकेशन के अंदर अभी और भी चीजें हैं, तो अब मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद से जाके देख लो, विंडो डॉट रिलोड देख लो, रिप्लेस देख लो, और ये ओरिजिन। मतलब वैसे सबसे ज्यादा काम हमें href का होता है या तो रिलोड का होता है, वो दोनों चीजें हमने देख ली हैं ऑलरेडी। बाकी तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और इतना काफी है हमारे लिए इस लोकेशन के अंदर वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए। मतलब लोकेशन में हमने काफी जितना भी था उतना हमने देख लिया। अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हम अगर विंडो लिखते हैं यहाँ पर,
तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखेगी कहीं ना कहीं। अगर आ जाएंगे एच के ऊपर तो ये देखो हिस्ट्री है। तो हम इसको चाहे विंडो डॉट हिस्ट्री लिखें और चाहें तो सीधा हिस्ट्री लिख दें। तो मैं अभी लिखता हूं विंडो डॉट हिस्ट्री। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये जो विंडो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री के अंदर लेंथ है और स्क्रॉल रिस्टोरेशन है और स्टेट है। इसमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अभी मैं दिखाता हूं। यहाँ पर अगर इस प्रोटोटाइप को ओपन करोगे, अभी तक हमने प्रोटोटाइप नहीं देखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइप क्या होती है। तो प्रोटोटाइप हम डॉम के बाद देखेंगे। प्रोटोटाइप थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होता है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होता, इजी होता है। तो हम इसको डॉम के बाद देखेंगे और उसके बाद हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटोटाइप देखेंगे, दिस कीवर्ड देखेंगे, क्लासेस देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा। लेकिन उसके पहले हमें ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल ये समझना है। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल तो इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और फिर उसके बाद उसके अंदर की चीजें बहुत लंबा चलेंगी, उसमें बहुत चीजें होती हैं। उसमें लगभग 10-15 वीडियोस लगेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल खत्म करने के लिए। तो अभी हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम ये प्रोटोटाइप को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड लिखा और बैक लिखा है और फिर लिखा है गो और फिर कई चीजें हैं, लेकिन हमें मेनली बैक और फॉरवर्ड इसकी जरूरत है। अब इसका यूज करके क्या होगा अभी मैं बताता हूं। देखो जैसे हम MDN पे जाते हैं, यहाँ पर अगर इस एरो को दबाते हैं तो हम इसके पहले वाले पेज पे चले जाते हैं, और अगर इस एरो को फिर से दबाते हैं तो उसके पहले वाले पेज पे चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप कोई भी, ये पहला पेज था जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो जब एक टैब ओपन होता है और उसमें हम मल्टीपल पेजेस एक एक करके खोलते हैं तो उसकी हिस्ट्री बनती है। और उसको तुम अगर इस एरो को, ये जो एरो, इसको अगर राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये दो चीजें हैं, यहाँ पर ये दो चीजें हैं। इसीलिए अगर हिस्ट्री को देखते हो तो हिस्ट्री डॉट लेंथ जो है ये 3 दिखा रहा है। अब 3 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि आगे जाने के लिए दो है और पीछे ये खुद है, ठीक। तो इसीलिए ये यहाँ पे हिस्ट्री 3 दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ गए, गूगल सर्च वाले पेज पे, और एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गए MDN वाले पेज पे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं जाने के लिए, मतलब एक करंट वाला, एक उसके बाद, एक उसके बाद। लेकिन अगर इसमें से हम किसी पेज के ऊपर चले जाते हैं, मान लो कोई पेज हम खोलते हैं यहाँ से, ये यहाँ से गाइड्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर अभी 3 चीजें आ गई हैं, 3 चीजें, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि ये करंट को भी इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर जब राइट क्लिक करते हैं तो करंट वाले पेज को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर करंट वाले पेज को भी इंक्लूड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 4 हो गया है, अभी तक 3 था। अब मान लो यहाँ से हम किसी और पेज पे चले जाते हैं, CSS के पेज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 चीजें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर हिस्ट्री डॉट लेंथ देखेंगे तो ये देखो 5 हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पर 5 जगहों पर हम जा चुके हैं अलग अलग। एक और जगह पे चले जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML, यहाँ पे चले गए हैं दूसरे पेज पे। तो अभी अगर हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो हिस्ट्री डॉट लेंथ 5 है, यानी कि हम 5 बार 5 नहीं 6 हो गई है, यानी कि हम 5 बार इधर जा सकते हैं। एक करंट पेज है, बाकी 5 दूसरा पेज है। तो अब यही सेम चीज हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। अभी तक हम एरो का यूज करके कर रहे थे, लेकिन हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट कोड का यूज करके कर सकते हैं। कैसे? हम अगर हिस्ट्री डॉट बैक करें और बैक ऐसे कर दोगे तो ये तो दिखाएगा, ये फंक्शन है, फंक्शन पूरा लिख के आ रहा है, और ये नेटिव कोड है, हमने खुद से तो लिखा नहीं है कोड, हमें इसको कॉल करना है। ये फंक्शन है, इसको कॉल करते हैं अगर, तो देखना ये हम पीछे वाले पेज पे चले जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि हमने ये वाली बटन क्लिक कर दी है, तो ये देखो मैं क्लिक करता हूं, पीछे चले गए। और फिर अगर हम फॉरवर्ड क्लिक करें यहाँ पे आके फॉरवर्ड, तो हम फिर से ये वाली बटन समझ लो क्लिक कर रहे हैं, ये वाली। तो मैं इसको क्लियर करता हूं और फॉरवर्ड में करता हूं, तो ये देखो हम आगे वाले पेज पे चले गए हैं। और यहाँ पर अब ये बटन तो डिसेबल हो गई है, लेकिन इस फंक्शन को रोकने से बोल रहा हूँ, कॉल करने से हमें किसने रोका है? फंक्शन तो कॉल ही कर सकते हैं। तो आप बताओ ये कहाँ जाएगा? अब फॉरवर्ड तो जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा? तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रुका रह जाएगा। यहाँ पे देखो ये अनडिफाइंड लिख के आ गया, यानी कि मतलब
वैसे भी अनडिफाइंड आता है। अगर हम बैक जाते हैं तो अनडिफाइंड आया था, लेकिन क्योंकि पेज रिलोड हो गया, दूसरे पेज पे हम चले गए तो उसका कंसोल क्लियर हो गया है। अभी हम फिर से फॉरवर्ड कॉल करते हैं, तो ध्यान से देखना, हो सकता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हें दिख जाए, मैं भी देखने की कोशिश करूंगा। वो अनडिफाइंड नीचे लिख के आता है क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड होती है। मैं भी देखता हूं, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखेगा। जब मुझे ऐसे नहीं दिखा तो रिकॉर्डिंग में तो शायद नहीं दिखेगा। तो बहुत ही जल्दी रिलोड हो जाता है पेज, अनडिफाइंड आने से पहले पूरा गायब हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर अभी फिर से फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखो अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, क्योंकि अब आगे जा नहीं सकता है तो ये अनडिफाइंड ही आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका हिस्ट्री डॉट बैक का यूज करके मैं बार बार बैक जाऊंगा। मैं अप एरो दबाऊंगा तो फिर से बैक आ जाएगा। अभी मैं फिर से अप एरो दबाऊंगा तो फिर से हिस्ट्री डॉट बैक आ जाएगा। और मैं इसे अप एरो दबाते दबाते मैं एकदम पीछे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर एकदम लास्ट वाले पेज पे आ गए हैं। अभी हिस्ट्री डॉट बैक भी नहीं काम करेगा। अब ये जैसे फॉरवर्ड एकदम फर्स्ट वाले पेज पे नहीं काम कर रहा था, वैसे ये बैक जाते जाते एकदम जो, अब इसको फर्स्ट बोलो या उसको फर्स्ट बोलो, उसको शायद लास्ट बोलना सही रहेगा, इसको फर्स्ट बोलना सही रहेगा। तो अभी हिस्ट्री डॉट बैक फर्स्ट पेज पे नहीं काम कर रहा है और फॉरवर्ड जो था वो लास्ट पेज पे नहीं काम कर रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट पेज पे थे। अब इस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यूजफुल चीजें भी हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो गो है, और ये गो के अलावा पुश स्टेट है और स्टेट है। तो ये सब अभी हमारे काम के लिए नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन अगर हम गो को देखें तो देख लेते हैं गो क्या करता है। तो मैं एक न्यू टैब में सर्च करता हूँ MDN, और मैं जाऊँगा इस MDN की वेबसाइट पे, और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट खोल लेता हूँ, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं मान लो ये खोल लेता हूँ डॉम, और फिर डॉम के अंदर वेब खोल लेता हूँ। बेसिकली मैं कई सारे लिंक्स के ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि हमारे ये भी विंडो का हिस्ट्री है, इस टैब का हिस्ट्री है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें हो जाएं जिसके अंदर हम मूव कर सकें। अब देखो यहाँ पर अभी हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं। अभी यहाँ पर अगर हम करते हैं हिस्ट्री डॉट बैक तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे। अब वही चीज़ हम सेम चीज़ कर सकते हैं गो का यूज़ करके। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री डॉट बैक करते हैं, एक बार हम कर लेते हैं डॉट बैक, तो एक टैब पीछे चले जाएंगे, मतलब एक लिंक पीछे चले जाएंगे। तो एक बार हम पीछे चले गए यहाँ पर, लेकिन फिर से मैं एरो का यूज करके मैं आगे आ जाता हूँ, और वही सेम चीज हम इसका यूज करके विंडो हिस्ट्री डॉट गो का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं गो और -1 अगर दे देते हैं तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो मैं फिर से एक स्टेप पीछे चला गया हूँ, और फिर से मैं एक स्टेप आगे आ सकता हूँ। तो देखो मैं एक स्टेप पीछे चला गया हूँ, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ हिस्ट्री डॉट गो +1 अगर करता हूँ तो मैं एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। ये देखो मतलब एक स्टेप आगे चला गया हूं। तो इसका यूज करके हम डायरेक्टली 3-4 स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे कि हम डाल सकते हैं -5, तो -5 करेंगे तो जो भी हमारी इस पूरे हिस्ट्री में जो भी हमने स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग का जो रहा होगा, अभी अगर हम हिस्ट्री चेक करें हिस्ट्री, तो ये है हमारा 8। तो अगर हम -8 डाल देते हैं गो और -8 डाल देते हैं तो देखो क्या होता है, ये करंट पेज और -8 तक का यानी कि स्टार्टिंग का टैब हो जाएगा ये। तो अभी ये -8 थोड़ा सा ज़्यादा शायद हो गया। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ -7 तो ये देखो ये हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे, क्योंकि 7 पेजेस ही रहते हैं यहाँ पर। तो वो जब पास कर रहे हैं तो वहाँ पर 8 नहीं कंसिडर कर रहा है, 7 ही कंसिडर कर रहा है। और फिर से यहाँ पर हम गो करके +7 कर देते हैं तो सीधा वहां पर पहुंच जाएंगे। ये देखो सीधा वहीं पे पहुंच गए हैं, और इसके बीच में हम देखो कितने सारे पेजेस को स्किप कर दिए हैं। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम देखो इतने स्टेप्स को स्किप कर दिए हैं। जावास्क्रिप्ट काफी पावरफुल चीजें भी देता है जो कि हम यूआई का यूज करके नहीं कर सकते। अब अगर कोई तुमसे बोले कि तुम यहां से सीधा उस वाले पेज पे जाओ, तो अभी हमें पता चल गया, राइट क्लिक करके हम किसी पेज पे जा सकते हैं यहाँ वैसे तो, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता था तो हम सीधा एरो का यूज करके एक एक करके जाते। लेकिन यूआई में भी ये ऑप्शन है, हम राइट क्लिक कर सकते हैं और सीधा जिस पेज पे चाहे उस पेज पे जा सकते हैं। वही सेम काम ये कर रहा है गो। ये गो क्या बता रहा है, पेज नंबर 7 पे चले जाओ, पेज नंबर -7 पे चले जाओ। अगर तुम 0 दे देते हो तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ तो वहां पे चला जाएगा, वो 7 पे चला गया है।
ऐसे ही अगर मैं -5 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं -5 कर देता हूँ या -6 कर देता हूँ, तो गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो पेज 1 था। यानी कि मतलब अब ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो अपने हिसाब से कि कैसे ये हो रहा है। तो ये गूगल का सर्च रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये हो गया history.go, history.go। और इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी यूज पड़ेगा, जब भी मान लो हम कहीं प्रोजेक्ट बनाते टाइम अगर हमें यूज पड़ेगा, तो हम उस टाइम फिर से देख लेंगे। फिर से अगर तुम खुद से प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान लो वीडियो देख के नहीं बना रहे हो, तो अगर कोई भी नया चीज आता है जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है और तुम भूल गए हो अभी, तो उसको जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लो, एक बार MDN पढ़ लो, एक बार W3 स्कूल्स पढ़ लो, तुम्हें एक बार फिर देख लोगे, एक बार फिर से सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आके दोबारा से देख लो। तो तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। याद करने की कोशिश करोगे, अच्छा तुम्हें ये गो याद करना है, गो में नेगेटिव नंबर्स डालने हैं, ऐसे अगर सोचोगे तो भूल जाओगे, मतलब बहुत टेंशन में हो जाओगे और भूलोगे, फिर परेशान होगे। तो तुम्हें कोई भी मेथड्स, कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। बस अभी देख रहे हो, तुम अभी कर पा रहे हो, तुम्हारे ब्राउजर में सब कुछ हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम उतना कर पा रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके पूछ सकते हो। और मैं हर संडे को लाइव करता हूँ, वहां पर तुम आके गूगल मीट पे पूछ सकते हो शाम को 8 बजे। तो कहीं भी तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और तुम्हें याद करने की कभी भी किसी भी मोमेंट पर कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, हम हिस्ट्री भी देख लिए। अब इसके बाद आता है इनर हाइट। अब ये इनर हाइट क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर हाइट। तो ये एक्चुअल में हमारे इसकी हाइट है, ये जो हमारा ये है ना, इसकी हाइट। अब ये एक्चुअल में सही हाइट नहीं दिखा रहा है। सही हाइट दिखाने के लिए हमें इसको 100% पे जूम आउट करना पड़ेगा। यानी कि अभी मैंने इसको जूम इन किया है, मैं उसको 200 या 175% पे जूम इन कर देता हूं, ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। अभी मैं इसको जब कर दूंगा 100%, ये हो गया 100%, तब इसकी एक्चुअल हाइट आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इनर हाइट, तो यहाँ से लेके ये जो हमारा एक जो भी हमारा वेब पेज का विंडो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मुझे दे रहा है। और अगर मैं ये इनर विड्थ करता हूँ, इनर विड्थ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ मिल रही है। अभी मैं विंडो को थोड़ा सा छोटा बड़ा करूंगा, तो तुम यहाँ पर कोने में देखना, यहाँ पर उसकी हाइट और विड्थ दोनों आएगी। हाइट तो चेंज नहीं होगी, 792 ही रहेगी, लेकिन विड्थ ये 566 के करीब कुछ ना कुछ होगी। ये देखो, ये देखो, ये 566 के करीब है ना। हाइट उतनी है जितनी यहाँ पे आ रही है। तो ये इनर हाइट का यूज करके हम अपने पूरे ब्राउजर के अंदर जो भी हमारा वेब पेज है उसकी हाइट पता कर सकते हैं। अभी इनर हाइट है तो आउटर हाइट भी कुछ होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो तुम ट्राई करो, आउटर हाइट लिखो, देखो आ गया। अब आउटर हाइट क्या है, उसमें ये भी इंक्लूडेड है हमारा ये इतना। देखो जो इनर हाइट था वो इतना था, और आउटर हाइट इतना है। तो अगर हम आउटर हाइट में से आउटर हाइट माइनस इनर हाइट कर दें, तो हमें ये मिल जाएगा इसका हाइट। ये जो हमारा ये चीज है ना, इसका हाइट हमें मिल गया है। तो ये है हमारा आउटर हाइट। अभी देखना इसका आउटर हाइट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनर हाइट आउटर हाइट दोनों चेंज होगा। अगर हम यहाँ पर वो कर दें, क्या करते हैं, मैंने उसको जो भी यहाँ पर आता है यार, मैं उसका नाम भूल गया, बुकमार्क वाला जो भी आता है, कंट्रोल शिफ्ट भी अगर मैं दबाता हूँ तो ये आ जाएगा। मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी दबा के इसको हाइड कर दिया है। अभी मैं इसको देखता हूँ अगर, तो देखो आउटर हाइट बढ़ गई है, उसमें इतना पिक्सल और ऐड हो गया है। तो इनर हाइट अब हमारी कम हो गई होगी। अगर हम इनर हाइट अगर देखें तो देखो ये कम हो गई है, पहले 92 थी, 792 थी, अभी 760 हो गई है। और आउटर हाइट भी हमारी बढ़ गई है पहले जितनी थी। तो ये इतना पार्ट इंक्लूड हो गया है, हमने बुकमार्क को भी वहाँ पे जगह दे दी है रहने के लिए। तो मैं नॉर्मली इसको हटा के रखता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर हटा ही रहने देते हैं। और अब देखेंगे तो आउटर हाइट ये इतनी है और इनर हाइट इतनी है। अगर मैं एक बार इसको ले आता हूँ एक बार फिर से, और फिर से मैं इनर हाइट दिखाता हूँ, तो इतनी हो गई है, और आउटर हाइट इतनी हो गई है। आउटर हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आउटर हाइट यानी कि हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो तो उतना ही है, वो तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं।
वो हम कैसे चेंज कर ही सकते हैं, हमारा लैपटॉप जब छोटा बड़ा होगा तभी वो चेंज होगा। तो इसीलिए आउटर हाइट हमारा नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा वो ऊपर से लेके नीचे तक है। इनर हाइट चेंज हो रहा है क्योंकि इनर हाइट इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये है यहाँ पे कि नहीं। तो यह हो गया इनर हाइट और आउटर हाइट। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं और यहाँ पर आता है ओपन। ओपन क्या करता है, चलो हम देखते हैं ओपन क्या है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं केवल ओपन, तो ये ओपन नाम से फंक्शन है, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर तुम जाओगे, विंडो लिखोगे यहाँ पर और सर्च करोगे तो यहाँ पे ओपन, ओ से बहुत सारी चीजें हैं, तो ओपन यहीं पे कहीं मिलेगा हमें। ये देखो, तो विंडो के अंदर ओपन है। अब ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ओपन, तो देखो क्या होता है, मैं एंटर करता हूँ, एक नया टैब खुल गया है और यहाँ पे लिख के आ रहा है अबाउट ब्लैंक। तो ये ओपन क्या करता है, एक नया टैब खोलता है। और अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इसने रिटर्न किया है विंडो ऑब्जेक्ट, तो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है विंडो ऑब्जेक्ट, मतलब जिस भी टैब के अंदर खोला गया है उसका जो भी विंडो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर देता है ये। और एक्चुअल में हर एक टैब का अलग अलग विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर ये दूसरा टैब जो खुला था ना, वहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की चीज़ें वो सारी वैसे ही रहेंगी, वो तो सब हर एक टैब के अंदर रहेंगी। लेकिन जो भी वेरिएबल्स हमने इस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर क्रिएट किए हैं, इस पर्टिकुलर टैब के अंदर क्रिएट किए हैं, और जो भी इस जावास्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर टैब के जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ब्राउज मतलब वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, वो दूसरे टैब में नहीं दिखेंगे। एक टैब का जो भी वेरिएबल है एक टैब के अंदर ही रहता है। और टैब ही नहीं, पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, अभी किस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर हमारा ये टैब लोडेड है, उसी यूआरएल के ऊपर रहता है जो भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अगर हम दूसरे यूआरएल पर भी चले जाते हैं तो सारा वेरिएबल, सारा सब कुछ गायब हो जाता है। यहाँ पर इसने रिटर्न किया है विंडो ऑब्जेक्ट। अब इसका ऐसे तो कोई फायदा है नहीं एम्प्टी टैब खोलने का, लेकिन हम खोल सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े तो ऐसे एम्प्टी टैब भी खोल सकते हैं। लेकिन इसका फायदा तब है एक्चुअल में जब हम इसके अंदर कोई यूआरएल डालें। अब इसके अंदर हम चाहे तो सीधा ऐसे ही यूआरएल डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ या ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे जो HRF था वो क्या करता था, वो भी स्लैश पे रिडायरेक्ट कर देता था। तो ये भी एक नया टैब खोलेगा, उसमें ये यूआरएल रखेगा इतना, और फिर स्लैश करके जो हमने AL जो भी लिखा है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, तो इसको देखना अभी रिडायरेक्ट कर देगा एक नए टैब में। तो वो नए टैब में ओपन किया है और स्लैश टेस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर अगर हम script.js कर देते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ script.js, तो नया टैब खोलेगा और नए टैब में इतना पार्ट सेम रखेगा और स्लैश script.js पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखो स्लैश script.js पे रिडायरेक्ट कर दिया है और हमारे script.js के अंदर ये चीजें लिखी हैं जो कि यहाँ पे ऐसे है हमारे कोड के अंदर। तो ये ओपन ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर अगर हम पूरा HTTPS से लेके डाल देंगे तो एक नई वेबसाइट ही खोल देगा यहाँ पे। अभी अगर हम कोई नई वेबसाइट खोलें, मान लो youtube.com खोलना चाहते हैं, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो https://youtube.com/ तो इसको अगर मैं एंटर करता हूँ तो एक नया टैब में, ये जो टैब खुला है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नया टैब में पूरा youtube.com खुल जाएगा। अभी मैं इसको खोल के मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो हमारा youtube.com नए टैब में खुल गया है और ये हमने जावास्क्रिप्ट का यूज करके ओपन किया है, ओपन है ना। अब यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, केवल एक ही पैरामीटर नहीं पास कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब वो दूसरा पैरामीटर क्या है, अब इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक्चुअल में होता है नेम की वैल्यू। अब नेम क्या होता है, हर एक विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होता है। अगर तुम लिखते हो window.name तो आता है, और बाय डिफॉल्ट ये होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। हर एक टैब के अंदर, हर एक वेबसाइट के अंदर ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होता है अगर हम केवल नेम ही लिखते हैं। इसीलिए नेम नाम से अगर तुम वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसको डिप्रिकेटेड माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से वेरिएबल विंडो के अंदर है। तो हम यूजर नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या यूजर डैश नेम या ऐसा कुछ करके, या यूजर अंडरस्कोर नेम, इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नेम का यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यही वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा, जो इसके अंदर स्ट्रिंग है यही ओवरराइट हो जाएगी, नया वेरिएबल नहीं क्रिएट होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये नेम होता है हर एक उसके अंदर। अब इसका क्या पर्पस है, क्या यूज है,
इसको तुम अभी रहने दो, ये अभी काम का नहीं है हमारे। लेकिन जो भी हम ये करके करते हैं ना, ये विंडो डॉट ओपन, यहाँ पर अगर हम मान लो कोई भी नाम दे देते हैं, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो तो यूआरएल ही रहेगा। अभी यूआरएल रहने देते हैं youtube.com, और यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं। एक नाम मैं दे देता हूँ, मान लो प्रोकोडर। ठीक, मैं ये दूसरा जो आर्गुमेंट है उसको मैंने दे दिया है प्रोकोडर। तो अब फिर से ही youtube.com खोलेगा, और वहां पर ये देखो youtube.com खुल गया, एकदम सही है। अब मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ आके नेम, यहाँ पर ये नेम अगर मैं चेक करता हूँ तो ये देखो प्रोकोडर है। अगर तुम खुद से youtube.com जाके खोलोगे तो यहाँ पर नेम एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, नेम जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है। लेकिन जो हमने ये ओपन करके खोला है, वहां पर अगर तुम नेम देखोगे, ये जो हमने यहाँ पर खोला है, यहाँ पर जो नेम है, बार बार ये यूट्यूब की एरर है, ये आती है हर वेबसाइट में, कुछ ना कुछ एरर रहती है, तो वही है। और यहाँ पर ये देखो हमने जो टैब ओपन का यूज करके खोला है, विंडो डॉट ओपन या ओपन जो भी मेथड है उसका यूज करके खोला है, वहां पर जो हमने ये नाम दिया था, ये नाम इधर आ गया है, और यहाँ पर ये एम्प्टी है। अगर यहाँ पर हम नेम फिर से अगर लिखते हैं तो ये देखो नेम एम्प्टी स्ट्रिंग है, जो कि बाय डिफॉल्ट हर एक वेबसाइट में होता है। इसका क्या पर्पज होता है, क्या यूज होता है, ये सब हमारे स्कोप से बाहर है, इसको हम नहीं देखेंगे, और इसको समझना हमारा अभी गोल भी नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उसको अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे, इसके बाद भी हम कुछ चीजें पास कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा यूज होता है। अभी थोड़ी देर बाद हम समझते हैं क्या यूज है। अभी के लिए ये दो प्रॉपर्टीज ही रहने देते हैं, और अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है क्लोज। अब क्लोज का यूज करके हम टैब्स को क्लोज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, चलो हम क्लोज करके देखते हैं। ये मैं करता हूँ क्लोज को कॉल, तो देखो मैंने क्लोज को कॉल किया, यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है, वार्निंग का सिंबल है पीला पीला जो भी आ रहा है, और इसको तुम पढ़ो क्या लिखा है। स्क्रिप्ट्स में क्लोज ओनली द विंडोज दैट वर ओपनड बाय देम। मतलब स्क्रिप्ट्स यानी कि जो भी तुम जावा स्क्रिप्ट लिख के क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो विंडो को, तो वो उसी विंडो को क्लोज कर सकती है जिसको उसने ओपन किया हो। तो बताओ स्क्रिप्ट का यूज करके किसने ओपन किया, किस विंडो को ओपन किया गया था, इस विंडो को। यानी कि इस विंडो को हम स्क्रिप्ट का यूज करके क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम क्लोज लिखते हैं और ऐसे कॉल करते हैं, तो ये देखो क्लोज हो गया। तो अगर मैन्युअली ओपन करते हो तो उसको क्लोज नहीं कर सकते हो। ओपन करने को तो ओपन कर सकते हो, लेकिन उसको क्लोज नहीं, मतलब हाथ से ओपन कर सकते हो, हाथ से क्लोज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है उसका यूज करके ओपन कर सकते हो, लेकिन क्लोज उसी को कर सकते हो जिसको ओपन का यूज करके ओपन किया गया हो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन समझ गए होगे। मतलब जो कि हम विंडो डॉट ओपन करके ओपन करते हैं, विंडो डॉट ओपन या सीधा ओपन फंक्शन का यूज करके ओपन करते हैं, उसी को हम क्लोज फंक्शन का यूज करके क्लोज कर पाएंगे। जो हमने हाथ से ओपन किया इसको हम नहीं क्लोज कर पाएंगे। ये देखो, अगर हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो बोलेगा तुमने इसको स्क्रिप्ट का यूज करके नहीं, तुमने हाथ से ओपन किया है। तो मैं इसको करता हूं एंटर, और ये क्या हुआ, ये तो क्लोज हो गया। ये तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, तो लिखा है कि जो कि विंडो डॉट ओपन करके यूज हुआ है, ओपन हुआ है, उसी को क्लोज कर सकते हैं। तो शायद इसके अंदर हमने कोई भी वो नहीं खोला था, क्या बोलते हैं, कोई लिंक विंक नहीं खोला था। अगर इसके अंदर हम कोई लिंक खोल लेते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं, अगर मैं ऐसे ही हाय सर्च कर लेता हूँ, फिर से मैं अगर चल के इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अब हमने इसमें कुछ यूजफुल चीजें ओपन कर ली हैं, अब अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने केवल यहां से ओपन किया था, अगर फर्स्ट टाइम में ओपन किया था, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। ये देखो, ये हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये अगर एमडीएन पे जाओगे तुम, अगर यहाँ पे सर्च करते हो विंडो डॉट क्लोज, यहाँ पर ये देखो ये लिखा है दिस मेथड कैन ओनली बी कॉल्ड ऑन विंडोज दैट वर ओपनड बाई अ स्क्रिप्ट यूजिंग विंडो डॉट ओपन मेथड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है इफ विंडो वॉज नॉट ओपन बाई अ स्क्रिप्ट एन एरर सिमिलर टू दिस वन अपीयर्स इन द कंसोल। तो ये एरर हमने देखा है, सही में आती है, लेकिन ये एरर तभी आती है जब हमने उस टैब के अंदर कुछ भी सर्च किया हो या कुछ किसी भी यूआरएल पे गए हो। अगर सीधा ओपन किया है तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो एमडीएन पे भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लिखा है,
मुझे लगा था कि शायद नहीं क्लोज कर सकेंगे, लेकिन क्लोज कर सकते हैं अगर हमने उसके अंदर कुछ भी सर्च या कुछ भी किसी यूआरएल पे नहीं गए हैं तो ये हो गया विंडो डॉट क्लोज। अब विंडो डॉट ओपन और विंडो डॉट क्लोज हमने देख लिया है। अब आता है विंडो डॉट रिसाइज बाई। अब ये रिसाइज बाई या रिसाइज टू, चलो देखते हैं। अब ये रिसाइज टू नाम से बताता है। अगर रिसाइज टू का डेफिनेशन देखोगे तो ये बोलता है कि जितना तुम हाइट और विड्थ दोगे विंडो की साइज उतनी बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 600 बाई 500 कर देता हूँ रिसाइज बाई, तो क्या होगी इसकी हाइट और विड्थ कम होगी। तो ये देखो मैंने कर दिया और नहीं हुई। तो इसके लिए ये रिसाइज टू काम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस क्या हैं कि पहली बात तो जो भी टैब है उसको ओपन होना चाहिए विंडो डॉट ओपन का यूज करके, पहली ये कंडीशन है। तो चलो हम ओपन करते हैं एक टैब को विंडो डॉट ओपन यूज करके। ये कहाँ गया, ये विंडो डॉट ओपन यूज करके एक टैब को ओपन करते हैं। ये हमारा टैब ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर आते हैं और रिसाइज बाई करते हैं, ये रिसाइज टू करते हैं। तो यहां पर मैं करता हूं रिसाइज टू। अरे यार कहाँ मैं पहुंच गया, कंसोल में मुझे जाना है। एक बार में तो जाएगा नहीं है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जा नहीं रहा है। एलिमेंट्स कंसोल इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ रिसाइज बाई रिसाइज टू और इसको मैं पेस्ट करके एंटर करता हूँ। ये देखो कुछ नहीं हुआ, तो अभी रिसाइज नहीं हुआ। तो रिसाइज होने के लिए हमें इसको जब ओपन कर रहे थे तब हमें बताना था कि हमें जो भी विंडो चाहिए वो रिसाइजेबल विंडो चाहिए। अब उसको बताने के लिए थर्ड आर्गुमेंट जरूरी है यहाँ पर, और थर्ड आर्गुमेंट के अंदर हमें इसको बताना है रिसाइजेबल। ये अगर स्पेलिंग सही होगी तो एक अलग तरह से विंडो ओपन होगी। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखो विंडो जो ओपन हुई है youtube.com, ये अलग तरह से ओपन हुई है, नॉर्मल टैब नहीं है। देखोगे तो एकदम अलग तरह से टैब है। अब इसको अगर हम चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं, और इसका जो कंसोल है एकदम से बाहर है, उससे डिटैच्ड है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसको साइड में नहीं रख सकते हैं, ये बाहर ही रहेगा पूरे टाइम। वैसे नॉर्मली ऑप्शन आता है कि इसको तुम्हें साइड में रखना है कि बाहर रखना है, लेकिन इस केस में ये बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको हम अगर रिसाइज बाई करते हैं या रिसाइज टू करते हैं तो ये देखो रिसाइज होके छोटा हो गया। तो ये हम रिसाइज कर पा रहे हैं अपने विंडो को अपने इसका स्क्रिप्ट का यूज करके। तो अगर हम रिसाइज बाई करें तो आप खुद से एक्सप्लोर करो ये रिसाइज बाई क्या है। बेसिकली वैसे ही है, बस अगर हम चाहें अगर पॉजिटिव में वैल्यू देंगे तो बढ़ता जाएगा वो, और नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो घटता जाएगा। रिसाइज बाई हो गया। अब ये हो गया है मूव बाई। अगर मैं मूव बाई करता हूं या मूव टू करता हूं, मूव टू अगर मैं कर दूं तो देखो अगर मैं इसको ऐसे हाथ से मूव कर सकता हूं टैब को, है ना, मैं इसको मूव करके यहां पे ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं मूव टू 0 0 कर दूं इसको 0,0, तो 0,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि ये टैब हमारा सरक के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये x एक्सिस 0 और y एक्सिस 0 ये वैल्यू ले रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारे ब्राउजर के अंदर उसको यहाँ से मानते हैं, और यहाँ पर 0 होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू ऐसे बढ़ती है, y की वैल्यू ऐसे बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो देखो हमारा जो भी टैब था वो एकदम यहाँ पे आ गया है 0 0 पे। और अगर हम 100 दे देते हैं, या मान लो फर्स्ट वैल्यू को यानी कि x को अगर 100 देते हैं, फर्स्ट वैल्यू है हमारी x, तो x डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। 100 पिक्सल यहाँ पे कहीं होगा, इधर इतने दूर पे, है ना। तो इसको मैं करके एंटर करता हूँ तो देखो इतना दूर आ गया है। अगर मैं 500 करता हूँ, अगर मैं 500 यहाँ पे कर देता हूँ तो 500 पिक्सल इधर आ जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा, y की वैल्यू मैं 200 कर देता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ तो 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा। देखो ये इधर आ गया। तो ये देखो हम सब कुछ कर रहे हैं अपने पूरे ब्राउजर के टैब को इधर उधर पूरे मूव करवा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो ये सब कुछ पॉसिबल है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि बॉम के थ्रू। बॉम यानी कि ब्राउजर ने हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज दी हैं, कुछ ऐसे मेथड्स दिए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम लिख के अपने पूरे ब्राउजर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम नए टैब्स खोल सकते हैं, टैब्स को क्लोज कर सकते हैं, इधर उधर पूरे टैब को मूव कर सकते हैं। और जो भी मूव करने वाला टैब है, हालांकि
वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन हम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार जब हम लॉगिन करते हैं तो कुछ इसी तरह का टैब खुलता है, लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ फेसबुक, ऐसा कुछ करते हैं तो एक इसी टाइप में कुछ टैब खुल के आता है, उसकी हाइट विथ कुछ होती है। तो हर एक वेबसाइट्स में नहीं आता है, कुछ कुछ वेबसाइट्स में ऐसे आता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया मूव टू, मूव बाई। और फिर आता है स्क्रॉल टू और स्क्रॉल बाई। तो चलो स्क्रॉल हम देखते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रॉल बाई, स्क्रॉल, अब हम स्क्रॉल क्या करते हैं, ऐसे करके स्क्रॉल करते हैं। तो ये स्क्रॉल दोनों साइड में हो सकता है, कई बार देखे होंगे ऐसे भी स्क्रॉल होता है एक्स डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल स्क्रॉल होता है उसको वाई डायरेक्शन वाला स्क्रॉल बोलते हैं। तो अगर स्क्रॉल तुम अगर देखोगे या स्क्रॉल बाई अगर यहाँ पे लिखते हो तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब एक्स की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कोई स्क्रॉल तो करना नहीं है, हम 0 डाल देते हैं। वाई की डायरेक्शन में मान लो तुम्हें 20 पिक्सल या 10 पिक्सल या मैं 50 पिक्सल का स्क्रॉल कर देता हूँ। तुम्हें पिक्सल लिखना नहीं है, बस केवल वैल्यू नंबर्स में डालनी है। अगर मैं इसको करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरा पेज इतना स्क्रॉल हो गया। अगर यही सेम चीज एमडीएन पे चल के करते हो तो एमडीएन पे थोड़ा सा स्मूथली होगा। स्मूथली क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट है कि स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। हम चाहें तो अपने का भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दो। अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल बाई करता हूँ 50 पिक्सल तो ये देखो आराम से स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ तो देखो स्क्रॉल हो रहा है 500 पिक्सल। और एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल जो होता है ये ऐसे ऐसे होता है। तो अभी यहाँ पर स्क्रॉल नहीं है, कहीं पे स्क्रॉल होगा तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रॉल बाई, स्क्रॉल बाई। और स्क्रॉल टू भी वैसे ही होता है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाता है। अब उसको तुम एक्सप्लोर करो। स्क्रॉल भी है, स्क्रॉल बेसिकली एक्स, और इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स हम पास कर सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं यहीं पे स्मूथली स्क्रॉल करना है, तो इसको तुम जाके एमडीएन पे पढ़ सकते हो। ऐसे स्क्रॉल सर्च करो, आगे लिख दो एमडीएन, तो कैसे कैसे तुम इसको यूज कर सकते हो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करके ऐसे पेस्ट करें तो ये टॉप और लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे ले रहा है और बिहेवियर स्मूथ बोल रहा है। तो अभी देखना, देखो स्मूथली स्क्रॉल हुआ है। जब हमने वैसे किया था तो एकदम जंप करके स्क्रॉल हुआ था। अगर स्क्रॉल बाई यहाँ पे किया था जब हमने, और यहाँ पर हम अगर 100 पिक्सल दे देते हैं तो फटाक से स्क्रॉल हो जाता है ये खट से। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल बिहेवियर बता सकते हैं स्मूथ है कि नहीं। ये हो गया स्क्रॉल बाई, स्क्रॉल टू। अब ये है प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या होता है, चलो हम देखते हैं करके। कंट्रोल पी, ये ये यहाँ पर मैंने आके कंट्रोल पी किया है तो ये अब फाइल सर्च का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। ये मुझे यहाँ पर कंट्रोल पी नहीं करना था, यहाँ पर मतलब कंसोल के अंदर नहीं। अगर हम पेज के ऊपर रहते हैं, इधर पेज के ऊपर, और अगर हमें इसको प्रिंट करना है, प्रिंट यानी कि प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो कैसे इसको हम करेंगे। कंट्रोल पी अगर हम दबाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा पेज आ रहा है। और ये देखो बैकग्राउंड कलर हमारा जैसा हमारा नॉर्मल पेज है वैसे ही आ रहा है। हमने डार्क मोड भले ही यहाँ पे इनेबल किया, लेकिन जब प्रिंट करने जा रहे हैं तो नॉर्मल जो भी मोड है वैसा ही आ रहा है ये प्रिंट। और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं अपने पेज को, सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। कोई प्रिंटर कनेक्ट हो तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे हम कंट्रोल पी करके प्रिंट करते हैं। नहीं तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, ये देखो प्रिंट। तो यही सेम चीज हम इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करके कर सकते हैं। अब प्रिंट दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे कि पाइथन में प्रिंट का यूज करके हम लोग कंसोल में कुछ प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंसोल लॉग होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा प्रिंटर से ही प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट का यूज करके। तो यहाँ पर अगर प्रिंट को कॉल करोगे तो वही प्रिंटर का प्रिंट करने वाला खुल जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रिंट फंक्शन होता है जो कि प्रिंटर से प्रिंट करवाने का कमांड मतलब जो भी होता है वो काम करता है, ये वाला प्रिंट वाला ऑप्शन। तो ये हो गया प्रिंट। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, यही सबसे खतरनाक चीज है और मस्त चीज है। इसी को हम समझेंगे आगे आने वाली कई वीडियोस में। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसको हम ज़्यादा इन डिटेल नहीं देखेंगे अभी, अगर अभी देख लिए तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पर अगर तुम देखते हो आके डॉक्यूमेंट, डी फॉर डॉक्यूमेंट, तो ये है डॉक्यूमेंट, और इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये खुद ही बड़ा सा पार्ट है।
बहुत ही बड़ा है ये, इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और ये सब कुछ, ये जो सब कुछ है जो कि हम अभी देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा है, ये कोर जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये वेब एपीआई का पार्ट है। ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये सब कुछ वेब एपीआई का पार्ट है। वेब एपीआई क्या होता है? वेब एपीआई बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो भी हम वेबसाइट से या ब्राउजर से इंटरेक्ट करते हैं, वो तरीका एक प्रोवाइड किया है ब्राउजर ने, उसको बोलते हैं वेब एपीआई। वेब एपीआई को मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा कभी फ्यूचर में, लेकिन यही जो हम पढ़ रहे हैं, ये विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉम पढ़ेंगे यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो वही सब कुछ है, वही सब कुछ वेब एपीआई है, यानी कि हमारे ब्राउजर से इंटरैक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो भी एक तरीका बनाया गया है, उसी को वेब एपीआई बोलते हैं। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो केवल ब्राउजर पे नहीं रन होती, वो सर्वर पे भी रन होती है, मतलब ब्राउजर के बाहर भी। तो वो लिमिटेड नहीं है, हमारे वीआर में भी रन होती है, 3D चीज़ों को मतलब यूज़ करने के लिए उसका एक अलग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी रन होती है, एक ऐप में भी रन होती है, गेम क्रिएट इसका यूज़ करके क्रिएट करते हैं, वहाँ पर भी रन होती है। तो वहाँ पर ये हमें वेब एपीआई नहीं मिलेगी, वहाँ पे दूसरी एपीआई रहेगी, उसका एंड्रॉयड के लिए अलग एपीआई रहेगी। मतलब ये अभी ब्राउज़र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ब्राउज़र के साथ हम लोग काम करना सीख रहे हैं, हम लोग वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, हम लोग वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं। तो अभी हम वेब एपीआई को सीखेंगे, और इसके बिना जावास्क्रिप्ट अधूरी है। केवल जावास्क्रिप्ट सीख के बिना इसका यूज़ किए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक लैंग्वेज है, तुम डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट का असली मकसद यहीं पे आके सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पर हमने देखा विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है इन डिटेल, काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी देखी, और इससे ज़्यादा कोई भी तुम्हें जाके हर एक प्रॉपर्टी को समझने की ज़रूरत नहीं है कि जाके हर एक चीज़ को देखो। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी हम जाके देख लेंगे, जब भी किसी नई प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे एक होगा लोकल स्टोरेज, अगर एल से आओगे तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कभी। तो ये सब कुछ हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। यहाँ पर जितना भी हमने देख लिया वो मोर देन इनफ है, किसी भी वीडियो में इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको विंडो ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है या बॉम क्या है, तो तुम बोल सकते हो यही विंडो ऑब्जेक्ट ही है। अगर पूछे विंडो ऑब्जेक्ट क्या है तो बोल दो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है इधर से इधर घुमा दो। लेकिन ये ऐसा सही डेफिनेशन नहीं है एक्चुअल में। तुम ऐसे एक्सप्लेन करो कि हमारे ब्राउजर से इंटरैक्ट करने के लिए जो भी ब्राउजर वेंडर्स हैं, ब्राउजर वेंडर्स का मतलब जो ब्राउजर की कंपनीज हैं, जैसे कि क्रोम, तो क्रोम यानी कि गूगल, तो उन लोगों ने हमें कुछ एक ऑब्जेक्ट का मॉडल बना के दिया है, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जिसका यूज करके हम अपने ब्राउजर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ब्राउजर का यूआरएल चेंज कर सकते हैं, ब्राउजर के अंदर नए टैब्स खोल सकते हैं, ब्राउजर के अंदर ब्राउजर को हम रिसाइज कर सकते हैं, ब्राउजर का टैब इधर उधर मूव कर सकते हैं, और हिस्ट्री में मतलब जो भी एरो बटन को क्लिक करके आगे पीछे होते हैं ना, उसको हम इसको मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि बॉम का यूज करके हम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्राउजर वेंडर्स ने हमें एक तरीका दिया है ताकि हम ब्राउजर से इंटरैक्ट कर सकें, उसको एक ऑब्जेक्ट में फिट करके दे दिया है, और हमें कुछ फंक्शंस दे दिए हैं क्रिएट करके, उसको हम कॉल करते हैं और हमारा काम होता है। ये होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और उस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम होता है विंडो। तो तुम ऐसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। अभी तक तो हमने ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल समझते टाइम हमने इस पर्टिकुलर चीज़ से तो इंटरैक्ट ही नहीं किया। ये है हमारा एक्चुअल पेज जो कि हम डेवलप कर रहे हैं, ये सब कुछ तो ऑलरेडी डेवलप करके दिया गया है हमें जब ब्राउजर खोलते हैं तो ये सब तो गूगल वालों ने डेवलप करके दे दिया है। ये जो भी क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, हमने तो इसको डेवलप ही नहीं किया, हमने डेवलप किया है इसको। इसके साथ जब इंटरैक्ट करने को हमें मिलेगा तब असली मजा आएगा। जैसे कि इस लोकेशन पे क्लिक करो तो इसका पूरा टाइटल चेंज होके कुछ और हो जाए, मान लो इसका टाइटल चेंज होके डॉम हो जाए,
बॉम्ब से चेंज होकर डाउन हो जाए, तुम कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और जावास्क्रिप्ट की असली ताकत है वहां पर हमें दिखेगी जब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे और उसके अलग अलग फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो असली जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो हम बस ऐसे ही देख रहे थे, छोटी मोटी चीजें कंसोल में प्रिंट करवा रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे। असली मजा तो अब स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाली वीडियो को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। मैं भी काफी एक्साइटेड था ये बॉम और डॉम पढ़ाने के लिए, क्योंकि थियरी बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे। अब एक्चुअल मजा आएगा, हम अपने डॉम से इंटरेक्ट करेंगे, हर एक चीजें मैनिपुलेट करेंगे, जो भी हमने HTML में लिखा है उसको ही बदल देंगे, पूरे HTML को ही गायब कर सकते हैं चाहे तो। HTML में इधर लिखें, उधर से जावास्क्रिप्ट में ऐसा HTML लिख देंगे, ऐसा कोड लिख देंगे कि हमारा पूरा HTML ही गायब हो जाएगा। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।